भोले बाबा का दिन है और आज के दिन भोले बाबा का प्रसाद लेने के लिए ना पहुंचे तो शायद शिवरात्रि का मजा ही नहीं रहेगा। चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी बाबा का प्रसाद लेने पहुंचते हैं। और इंदौर की विशेषता ये है कि ये आप देख सकते हैं बरसों पुरानी, ये कहा जाए दशकों पुरानी दुकान है जहां लगातार बाबा का प्रसाद मिलता है। सबसे पहले तो मैं यही जानने की कोशिश करूंगा कि दरअसल में बाबा का ये प्रसाद कितने सालों से इस दुकान पर मिल रहा है। पीछे अगर मैं पहले विजुअल्स में देखूं तो भोले बाबा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। अपने बहुत तरीके की वेराइटियां हैं, बादाम वाला है अलग है, ठंडाई अलग है, भांग वाली आपको पिनाओ भांग वाली अलग है। टेस्ट इज वेरी गुड, टेस्ट इज वंडरफुल। और इंदौर जायके का शहर है, लेकिन अगर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं तो ये अपने आप में अनूठा है। सर, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। आज बाबा का प्रसाद ग्रहण किया है, सालों से ये दुकान यहाँ मौजूद है। इंदौर की अपनी एक पहचान है। बिल्कुल, ये इंदौर की शान हो गई अब तो। इंदौर की पहचान है, पहचान भी है, शान भी है, और कहीं नहीं मिलेगी आपको ये चीजें। ये वैरायटी कहीं और नहीं मिलेगी, कहीं इंदौर में कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो दावा इस बात का किया जाता है कि ये वो वैरायटी है जो कि शायद कहीं और ना मिले। दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं बाबा का प्रसाद ग्रहण करने। एक बार फिर आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ भक्तों की लगातार लाइन लगी है, लगातार लोग बाबा का प्रसाद ग्रहण करने पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि का दिन है, लिहाजा सब अपनी मस्ती में और खुशी में तल्लीन है। हम खड़े हैं महासमुंद के बस स्टैंड के हर्षादिक रेस्टोरेंट पे। अगर बात किया जाए एलपीजी गैस की, तो एलपीजी गैस जो कमर्शियल गैस है उसके जो रेट हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है, जिससे जो व्यापारी हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, जो मिठाई व्यवसायी हैं, जो इस तरीके से कैटर्स का काम करते हैं, उनके लिए एक मुसीबत सी खड़ी हो गई है। उनको काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि आए दिन जो ये गैस के दाम है कमर्शियल गैस के, वो बढ़ते जा रहे हैं। गैस की कीमतें कमर्शियल की जो बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर क्या तकलीफें हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। शशिकांत जैन। ये जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं विकल्प, तो क्या स्थिति है, क्या दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कतें आ रही है। अगर छोटा सिलेंडर का हम यूज करते हैं तो सरकार छापा मारने आ जाती है, और केटरिंग का काम में भी हम लोग को ये पुसाता नहीं है। और अभी 4-6 महीने में तो इतना रेट बढ़ गया है, 500-600 रुपये लगातार बढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत जा रही है इसमें। पहले क्या रेट थे इसके? पहले वही 1600, 1700 1600 मिलता था। अभी तो एकदम से रेट बढ़ा दिए सरकार ने, 2200 रुपये के आसपास हो गया है, इसलिए हमको बहुत दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें क्या आ रही हैं? भाई इतना महंगा लेके हम कैसे काम करेंगे? भाई हमको भी तो यहाँ पे 2 पैसा कमाने के लिए हो ना, ले दे के कोरोना से छुटकारा मिल रहा, ले दे के लाइन में आ रही है दुकानदारी, तो इसलिए सरकार रेट बढ़ाई जा रही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए? अब फिर आप क्या करते हैं, उसका विकल्प क्या निकाल रहे हैं आप? अब वो सरकार बताएगी, अब क्या करें हम, या फिर लकड़ी जलाना पड़ेगा हमको। 5 रुपए किलो लकड़ी मिलती है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। बस स्टैंड में बाकी दुकानें हैं, वो क्या है? सब लकड़ी जला रहे, सब लकड़ी जला रहे, सब सिलेंडर जलाना बंद कर दिए है। समस्या ये है कि एलपीजी कमर्शियल गैस का रेट बहुत बढ़ते जा रहा है, और हम केटरिंग का काम है, शिक्षा विभाग वगैरह जैसे सरकारी ठेका वगैरह लेते हैं, उसमें हमारा मतलब जो काम रहता है उसमें हमको बहुत दिक्कत आ रही है। सिलेंडर हम ले नहीं पा रहे हैं, और छोटा सिलेंडर हम यूज कर नहीं पाते, क्योंकि सरकार तुरंत छापामारी कार्रवाई करती है, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हर व्यवसायी इससे परेशान है। आर्थिक बोझ क्या पड़ रहा है आप? आर्थिक बोझ यही कि अभी कोरोना संकट। दमोह के घर में जहां पर हम बात करने आए हैं कि प्रदेश सरकार का जो बजट आने वाला है उसमें महिलाएं क्या सोच रही हैं कि इनके बजट में ऐसा क्या हो कि इनका किचन का जायका ना बिगड़े। जी बताइए, आपका बजट को लेकर आपको क्या उम्मीद है? बजट को लेकर उम्मीद हमारी भारत की जो महिलाएं हैं, जो सबसे पहले वो किचन ही संभालती हैं। अगर किचन संभल गया तो सब संभल गया। अगर किचन में जब वो काम करती हैं तो वो जब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बाहर काम करके आती हैं, और बाहर काम करके आती हैं तो वो अपने रसोई का सामान लेकर जब लौटती हैं तो वो एक टेंशन में हो जाती हैं कि हम घर का संभालें कि बाहर का संभालें। और इतनी महंगाई में हम इन सामानों को, जो हर चीजों से लेकर संबंधित है, तेल है और अनाज है और भी चीजें हैं, जो दालें हैं, सामग्री, वो लेकर ही टेंशन में रहती हैं। चाहे गैस खरीदे, चाहे
हम जब अगर खाना बनाती हैं तो वो ये सोचती है आज का तो बना ले रहे, अगर कल हम काम करने जाएंगे तो कल हमें उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि आके हम घर में खाना बनाएं, कि बच्चों की फीसों को और दवाई और या खुद के लिए भी मैनेज करने के लिए भी उनको सोचना पड़ता है। तो बस मुख्य रूप से आप बजट से क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या होना चाहिए इस बजट में, प्रदेश सरकार क्या अपेक्षाएं आपको? हम लोग तो मध्यम परिवार के लोग हैं जो अच्छे से चला लेते हैं उसको, पर और भी जो हैं सभी के लिए ऐसा बजट आए कि उनको खुशी रहे कि भैया सरकार ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा किया है, घर चलाने से लेकर हर संबंधित को लेकर, किराने को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार जो है अपना बजट लाने की तैयारी में है। 9 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। किस तरह ये बजट होना चाहिए, ये तमाम मुद्दों पर जो है चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है? मैं इस वक्त कर्मचारी वर्ग के साथ मौजूद हूं। ये तमाम लोग जो हैं आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट में कार्यरत हैं, कर्मचारी वर्ग है। इनकी क्या अपेक्षाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार से इस बजट को लेकर, ये मैं इनसे जानता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अपना बजट पेश करने जा रही है, आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? मैं मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी जिला शाखा छिंदवाड़ा का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरी यह अपेक्षा है इस बजट में कि जो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की लंबी महंगाई भत्ते की मांग है, आवास भत्ते की मांग है और राजस्थान गवर्नमेंट ने जिस तरह पुरानी पेंशन बहाल कर कर्मचारी को तोहफा दिया है, हमारी कर्मचारी संघ की तरफ से यही आशा और उम्मीद और निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान के आदेश करें, आवास भत्ते के भुगतान के आदेश करें और जो राजस्थान सरकार ने पेंशन बहाली की है वो भी मध्य प्रदेश में लागू करे, ताकि प्रदेश के 7.5 लाख जो कर्मचारी अधिकारी है उनको इसका लाभ मिल सके। ये चाहती हूँ कि शासन अगर अपना बजट पेश करना चाह रही है तो उसमें हम विशेष महिलाओं का ध्यान रखें। सबसे पहली चाहिए जो 200-300 रुपए में गैस आती थी, आज उस गैस को लेने के लिए हमको 2000 तनख्वाह में से पहले ही अलग रखना पड़ता है, क्योंकि गैस कब खत्म हो जाए और एक लग रही की दो, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। यानी एक तो पेंशन बहुत जरूरी है कि जैसे राजस्थान ने डिक्लेयर किया है शासन ने, उसी प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश शासन भी इस पुरानी पेंशन को डिक्लेयर करे। डीए बढ़ाएं, पेंशन लागू करें, महंगाई कम करें, क्योंकि महंगाई सताती है। ये कर्मचारी वर्ग की मांग है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 वर्षों से ऑफलाइन एग्जाम नहीं हुए थे और बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे। 2 वर्षों बाद अब कहीं 12वीं का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन शुरू हुए हैं और आज से ही 12वीं का एग्जाम शुरू किया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ये हाई स्कूल पेंड्रा के परीक्षा केंद्र में हूँ और अब यहाँ पे एग्जाम जो है शुरू हो चुके हैं। आपको मैं दिखाऊंगा ये एग्जाम केंद्र का नजारा है। यहाँ पे देख पाएंगे कि जो बच्चे बैठे हैं 12वीं की एग्जाम दे रहे, तो कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पे बाकायदे पालन किया जा रहा है। एक डेस्क में एक बच्चा बैठा है, तो सभी को मास्क लगाया गया है, साथ ही सैनिटाइज भी किया गया है ताकि किसी तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो ना फैल पाए और बच्चे सुरक्षित रहे। उसी के मद्देनजर यह एग्जाम शुरू किया गया है। ये पेंड्रा का मल्टीपर्पज स्कूल है जहां पे आज सुबह से ही 12वीं के एग्जाम शुरू किए गए हैं। टीचर भी खड़े हैं जो भी कोविड प्रोटोकॉल का वो भी पालन कर रहे हैं, साथ ही जो बच्चे हैं वो भी नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2 वर्ष बाद परीक्षा हो रहा है तो बच्चों में भी काफी उत्साह है, शिक्षकों में भी उत्साह है कि आखिर किस तरह से एग्जाम होंगे और किस तरह से बच्चे पास होंगे, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से पढ़ाई भी प्रभावित हुआ है और बच्चों का एग्जाम भी प्रभावित हुआ है। हमारे साथ प्रिंसिपल सर है, उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारी की गई है एग्जाम को लेकर। जी सर, आज 12वीं का एग्जाम शुरू है, किस तरह की तैयारी की गई है? सर, बोर्ड के नियमानुसार हमारी पूरी तैयारी है और सारे बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी बच्चे एग्जाम की फुल तैयारी करके आए हैं और बहुत अच्छे ढंग से जिला प्रशासन और राज्य शासन के आदेशों से बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम कंडक्ट हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल को किस तरह? कोविड प्रोटोकॉल का सर पूरे ध्यान रखे जा रहे हैं। सभी बच्चे हमारा एक निश्चित डिस्टेंस में हैं और जो दर संख्या के 50% हम बच्चों को एक रूम में बैठाए हैं, तो पूर्णतः पालन किया गया है। तो ये प्रिंसिपल सर थे जो बता रहे थे कि दर्ज संख्या से 50% ही छात्रों को एक क्लासरूम में बैठाया गया, उसके बाद दूसरा एक क्लासरूम बनाया गया जहां पे एग्जाम चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो 2 वर्षों बाद एग्जाम हो रहे हैं उसमें शिक्षक और बच्चे दोनों काफी उत्साहित है और ये 12वीं के एग्जाम आज से शुरू हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है
और लगातार 2 साल के बाद यहाँ पर बच्चे परीक्षा देने पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और साथ ही बच्चों ने मास्क पहना है। तो कोरोना से बचाने की कवायद पूरी तरह से स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई है। यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद ही बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। वहीं हम बात करेंगे स्कूल के प्राचार्य से, किस तरीके से यहाँ पर सारी तैयारी की गई। सर, यहाँ पर कितने बच्चे हैं और कितने कमरों की व्यवस्था की गई है? बच्चों के लिए क्या पृथक कोई व्यवस्था है अगर कोई बच्चा बुखार से पीड़ित है तो? आज जैसे लगभग 2 साल के इंतजार के बाद आज बच्चे परीक्षा परिसर में बोर्ड एग्जाम हेतु प्रवेशित हुए हैं और बच्चों में हर्ष भी है और थोड़ा तनाव भी है, क्योंकि आज बहुत अनुशासनबद्ध तरीके से एग्जाम हो रही है। कोरोना पीरियड को देखते हुए हमने हमारे यहाँ के जो टोटल 62 स्टूडेंट्स हैं उनको 4 रूम में बैठाया गया, सभी रूम को सैनिटाइज किया गया और आप जैसा देख रहे हैं कि सभी बच्चों को रूम में जाने के पहले भी हाथों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बच्चों को स्ट्रिक्टली परमिटेड है। तो बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर बोर्ड के आज जो एग्जाम हो रहा है इसमें 30% कटौती भी की गई है ये आपके पाठ्यक्रम में, तो इससे सहूलियत भी हुई है आपको परीक्षा देने में। अब स्कूल बंद थी तो इस नाम से हम लोग को मतलब पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट फिर भी अब बोर्ड एग्ज़ाम है तो प्रिपरेशन तो करनी ही थी, तो इसलिए हम मेहनत किए हैं। तो अब देखते हैं एग्ज़ाम में मतलब बोर्ड में बैठने से हमको कैसे लगेगा। तो जैसा कि इस बालक ने बताया कि यहाँ पर उनकी तैयारी पूरी है और वह आज यहाँ पर पहला हिंदी का पेपर देने आए हुए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से स्कूल द्वारा पालन कराया जा रहा है। भोले बाबा का दिन है और आज के दिन भोले बाबा का प्रसाद लेने के लिए ना पहुंचे तो शायद शिवरात्रि का मजा ही नहीं रहेगा। चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी बाबा का प्रसाद लेने पहुंचते हैं। और इंदौर की विशेषता ये है कि ये आप देख सकते हैं बरसों पुरानी, ये कहा जाए दशकों पुरानी दुकान है जहां लगातार बाबा का प्रसाद मिलता है। सबसे पहले तो मैं यही जानने की कोशिश करूंगा कि दरअसल में बाबा का ये प्रसाद कितने सालों से इस दुकान पर मिल रहा है। पीछे अगर मैं पहले विजुअल्स में देखूं तो भोले बाबा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। अपने आप में उत्सव है, अपने आप में जश्न है। मंदिरों में हम देखते हैं कि आराधना करने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ जेल रोड पर भी आप देख सकते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। अगर मुझे आगे पहुंचना होगा तो कोशिश ये करनी होगी कि काका से बात करने के लिए मुझे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। राजा सेठ से बात करो भैया। काका, बाबा का दिन है, भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? महाशिवरात्रि जो है भगवान शिव और गोरा जी की शादी की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव को जो है भंग का अति प्रिय है, इसलिए हर बंदा चाहता है कि मैं भगवान शिव का प्रसाद लूं, उसको ग्रहण करूं और आनंद लूं उसका। भैया हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है ये। जी। आज भी आप देख सकते हैं कि मंजर में फिर से वीरेंद्र से कहूंगा कि आप देखिए अलग अलग तरह की ठंडाई मिलती है। यहाँ भक्त भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, बाबा का दिन है, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा का प्रसाद लेने पहुंचते। इंदौर की ये कहा जाए खासियत है ये दुकान। जी बिल्कुल, काफी अच्छी है यहाँ पे, आप भी पी के देखिए। जी बेशक, मैं बाद में पीऊंगा जरूर, लेकिन यहाँ कुछ और भक्त भी आप देख सकते हैं कि लगातार जहां भी जाते हैं अलग अलग तरह की ठंडाइयां बनाई जा रही हैं। अलग अलग तरह से लोग इस बात को ये कहा जाए कि बाबा को समर्पित होते नजर आते हैं। आज का दिन बाबा को समर्पित होने का है। बिल्कुल, आज का दिन तो बाबा का है। बाबा का दिन जी सर, बाबा का प्रसाद लेने हमने देखा ये बरसों पुरानी दुकान है, क्या विशेषता है? ये सब बरसों पुरानी दुकान है और यहाँ की जो प्रसाद है ये पूरा बहुत फेमस है। हम काफी समय से आते हैं। शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जब हम प्रसाद लेते हैं और इनका जो प्रसाद है, जो यहाँ प्रसाद मिलता है, वो पूरे इंदौर का सबसे बेस्ट है। टेस्ट कैसा है? हाउ इज द टेस्ट? वेरी फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा टेस्ट, अलग अलग वैरायटी मिल रही है? बहुत तरीके की वेराइटियाँ हैं। बादाम वाला है अलग है, ठंडाई अलग है, भांग वाली आपको पिनाओ भांग वाली अलग है। टेस्ट इज वेरी गुड। तो ये अपने आप में अनूठा है। सर, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। आज बाबा का प्रसाद ग्रहण किया है, सालों से ये दुकान यहाँ मौजूद है। इंदौर की अपनी एक पहचान है। बिल्कुल, ये इंदौर की शान हो गई अब तो। इंदौर की पहचान है। पहचान भी है, शान भी है।
और कहीं नहीं मिलेगी आपको ये चीजें। ये वैरायटी कहीं और नहीं मिलेगी, कहीं इंदौर में कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो दावा इस बात का किया जाता है कि ये वो वैरायटी है जो कि शायद कहीं और ना मिले। दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं बाबा का प्रसाद ग्रहण करने। एक बार फिर आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ भक्तों की लगातार लाइन लगी है, लगातार लोग बाबा का प्रसाद ग्रहण करने पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि का दिन है, लिहाजा सब अपनी मस्ती में और खुशी में तल्लीन है। ट्रेन से कटनी पहुंची, कटनी की छात्रा सुनिधि, आइए हम उनसे बात करेंगे कि क्या हालात थे वहां पे और वो कटनी में कैसे पहुंची। कटनी आने के लिए मुझे सबसे पहले बस पकड़नी पड़ी थी टर्नोपिल से चनीची बॉर्डर के लिए, वो रोमानिया की बॉर्डर है। वहाँ पे फिर मुझे बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ी थी जिसमें मुझे कम से कम 30 घंटे लग गए थे। उसमें से ऑलमोस्ट 12 घंटे में पैरों पे खड़े रहना पड़ा था बॉर्डर के लिए। वहाँ बहुत ख़राब हालत हो रही थी उस टाइम पे। अब सिचुएशन बेटर है फ्रॉम जो मैंने सुना है उसके हिसाब से। किस प्रकार के हालात थे वहाँ पर? वहाँ बहुत डर का माहौल था, बच्चों के बीच में भी और वहाँ के जो कॉमन लोग हैं उनके बीच में भी। सब कुछ आना जाना बंद था, लोगों के पास कुछ पता नहीं था कि कब क्या हो जाए, इस बात की बहुत अनसर्टेनिटी थी। किस प्रकार का दृश्य देखा आपने कुछ वहाँ पर? जहाँ मैं थी वहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत सेफ एटमॉस्फेयर रहा है, तो वहाँ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हमें बस सायरन सुनाई देते थे, कुछ कभी कभी ड्रोन्स दिख जाते थे। एक दिन मैंने ड्रोन्स देखे थे, वो रात का टाइम था तो मतलब बस उड़ते हुए देखा था। किस प्रकार आप यहाँ कटनी पहुँची हैं? कैसे पहुँची हैं आप कटनी? हमें इंडियन एम्बेसी ने प्रोवाइड किया था सब कुछ, रोमानिया में शेल्टर दिया था। फिर वहाँ से हमने बस पकड़ी बुकारेस्ट के लिए, बुकारेस्ट में भी शेल्टर प्रोवाइड किया था। उसके बाद फ्लाइट अरेंज की गई थी जिससे मैं दिल्ली आई थी। उसके बाद यहाँ पे MP भवन में रुकी थी। VD शर्मा जो सांसद है हमारे, उन्होंने अरेंजमेंट्स कराए थे। फिर मैं यहाँ फ्लाइट से आई हूँ जबलपुर। और उनकी माँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी माँ से भी जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी घर पहुँची, आपको कैसा लग रहा है? मेरी बेटी आज घर पहुंची है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं शब्दों में नहीं इसको बोल सकती हूँ। और मैं भारत सरकार की, खास तौर से प्रधानमंत्री जी की मतलब उनका धन्यवाद करती हूँ, हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में और इतना अच्छा स्टैंड लिया कि सारे बच्चों को एक पिता मैं कहूँ, बल्कि पिता मैं की तरह उन्होंने सारे बच्चों को बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। आइए हमने सुजीनी की माँ से भी बात की। उनका कहना है कि वो सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती हैं कि हमारी बेटी सकुशल अपने घर पहुंची। भोपाल की पूर्व महापौर और वरिष्ठ नेत्री विभा पटेल जी को आज महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और विभा पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विभा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले धन्यवाद। कई प्राथमिकताएं होंगी आपकी, लेकिन चुनौतियां भी कई हैं, तो कैसे सामना करेंगी? देखिए, जब मेरे संगठन ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने मुझ पर विश्वास किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया है, तो निश्चित तौर से मुझे काम इस तरीके से करना है कि मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरूं। आज अगर हम देश का माहौल और प्रदेश का माहौल देखें तो जो भी समस्याएं हैं, चाहे हम महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, हर चीज से अंत में महिला ही प्रताड़ित होती है। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं की जो प्रताड़ना है, जो महिलाएं परेशान हो रही हैं, उन सबकी आवाज बनकर हम सामने आए। महिला कांग्रेस केवल एक संगठन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था के रूप में बने, काम करे जिससे हर महिला की आवाज बने। वो मेरा ये उद्देश्य है और सभी महिलाओं के सहयोग से, हमारी पदाधिकारी जो वर्तमान में है उनके सहयोग से, वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हम लोग अच्छी कार्य योजना बनाकर सामने आएंगे। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और महिलाएं महंगाई से पहले से ही जूझ रही हैं। क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा महिला कांग्रेस को सक्रिय किया जाए और चुनावी माहौल बनाया जाए? देखिए, मुद्दे तो हर जिले में, हर शहर में मौजूद हैं। आवश्यकता ये है कि जो हमारी संगठन की महिलाएं हैं वो किस तरह से उस शहर, उस संभाग की आवाज बनती हैं। और मेरा यही प्रयास होगा कि हमारी जो संगठन की महिलाएं हैं वो महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसकी आवाज बने और लोगों के बीच में जाएं, ताकि जो महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, जो परेशान हैं महंगाई से, वो उस आवाज को हम लोग आगे उठा सकें। पुरानी टीम है, आपने ये अध्यक्ष हैं, तो कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगी? क्या पुरानी टीम आपके निर्देशों पर चलेगी या कुछ बदलाव होगा? फिर देखिए, मैं लगभग 20 सालों से कांग्रेस संगठन में काम कर रही हूँ और चाहे मेरे पास पद हो या ना हो, मैंने हमेशा संगठन के लिए काम किया है। तो जो व्यक्ति संगठन में रहता है उसे कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि संगठन के पदों पर बैठा कौन है। जो भी पदाधिकारी हैं वो सब मेरे साथ काम करेंगे।
जो नए पदाधिकारी बनने वाले हैं वो भी हमारे साथ काम करेंगे। तो ये कहीं ऐसे विवाद वाली कोई बात नहीं है, हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन खबर ये भी है विभा जी कि अब नूरी खान जी एक बार फिर से नाराज हो गई हैं और कई नेत्रियां आपके अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर। देखिए ऐसा होता है कि जब कोई पद होता है तो निश्चित तौर से उस पर सभी लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। वो सब लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को इसके लिए लायक समझते हैं। पूर्व में भी जब जब बदलाव हुए तब कई बार मैं भी चाहती थी कि मैं अध्यक्ष बनूं, लेकिन उसके मैं बनने ना बनने से कभी कोई नाराज नहीं होता। नूरी खान भी संगठन की महिला है, वो हमारे साथ, उन्होंने मैं उनको एनएसयूआई के टाइम से जानती हूँ, बहुत मुझसे छोटी हैं, मेरी बहन जैसी हैं। तो मैं नहीं समझती, अपेक्षाएं सबकी होती हैं, लेकिन अंत में संगठन सर्वोपरि होता है। नूरी जी के लिए भी कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नाराज हो या मैं नाराज हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहीं ना कहीं नई पुरानी दोनों टीमों में कोऑर्डिनेशन करके विभा जी जो हैं वो ग्राउंड तक काम ले जाएंगी, ये उनका दावा है। हालांकि चुनौतियां कई हैं, देखना यही होगा कि इन तमाम चुनौतियों से पार विभा जी कैसे पाती हैं।